नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में जीत का सपना संजोया था, जो कि चकनाचूर हो गया। हरियाणा में मिली करारी हार से राहुल गांधी काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के नेता ने ही खुलासा कर दिया कि आखिर कांग्रेस को हरियाणा से क्यों हार का सामना करना पड़ा। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अध्यक्ष अजय यादव ने हरियाणा चुनाव में हार के लिए राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व के बीच कुप्रबंधन और खराब समन्वय को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कई बड़ी बड़ी बातें भी कही है, पर उन्होंने अपने एक बड़े बयान में राहुल गांधी की राजनीति की पोल पट्टी खोल दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति, चुनाव समिति, एआईसीसी महासचिव और यहां तक कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अहिरवार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ओबीसी समाज का वोट बैंक बीजेपी को जाने पर उन्होंने कहा कि ओबीसी के नाम पर हमें झुनझुना पकड़ाया गया। कांग्रेस में ओबीसी समाज की कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई वैल्यू नहीं है तो वो कांग्रेस को वोट क्यों देगा। अजय यादव ने यह भी कहा कि पंजाबी समाज, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, इनकी भी अनदेखी हुई है। तो आज अजय यादव के बयान को समझेंगे। साथ ही हरियाणा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ चल रहा है वो भी बताएंगे। दरअसल आज दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की है। तो 3 घंटे तक चली इस बैठक में क्या क्या मंथन हुआ उसकी भी डिटेल्स आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी बार बार ओबीसी कार्ड खेलते हैं, लेकिन अजय यादव ने जिस तरह का बयान दिया है वो तो काफी गंभीर है। देखिए, अजय यादव ने कह दिया कि राहुल गांधी एक कंफ्यूज व्यक्ति है। जिस तरीके से लीडरशिप हरियाणा में तैयार किया वो कंफ्यूज लोग थे, उसी तरीके से राहुल गांधी भी कंफ्यूज्ड हैं और इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये केवल हरियाणा की बात नहीं है और न ही अजय यादव की बात है। ये बात ओबीसी मोर्चा जो कांग्रेस का है उसमें ये सवाल उठ रहे हैं, दलित मोर्चा में सवाल उठ रहे हैं, एससी एसटी प्रकोष्ठ में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी अगर एससी एसटी ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन इनका राजनीति में बढ़ना चाहिए, वो कहते हैं कि हर जगह भागीदारी इनकी होनी चाहिए और जितनी हिस्सेदारी है उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। मतलब राहुल गांधी पॉपुलेशन के आधार पर ओबीसी के रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहते हैं, पॉपुलेशन के लिए कास्ट सेंसस करवाना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। ये केवल हरियाणा की बात नहीं है, तेलंगाना में ये सवाल उठ रहे हैं। तेलंगाना में आपने क्या प्रतिनिधित्व दिया है? रेवंत रेड्डी के खिलाफ उन्हीं के विधायक अब मोर्चा खोलने लगे हैं। या तो राहुल गांधी की बात सुनो या अपनी बात सुनो, क्योंकि रेवंत रेड्डी के 12 मंत्री हैं, मंत्रालय वहां पर 12 जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि अगर तेलंगाना कैबिनेट के 12 मंत्रियों में ओबीसी की हिस्सेदारी केवल 2 मंत्रालय तक है, एससी 2 मंत्रालय तक है, एसटी 1 मंत्रालय के हैं, तो फिर ये बताना पड़ेगा राहुल गांधी को कि क्या हरियाणा में जनरल कास्ट के पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, क्योंकि 12 में से 7 मंत्री सामान्य वर्ग के हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा रेड्डी हैं और चीफ मिनिस्टर भी रेड्डी है। तो ऐसे में अगर आपने ईबीसी को, एमबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, यानी पिछड़ा वर्ग को तो दिया लेकिन मोस्ट पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया, ईबीसी को नहीं दिया, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट को नहीं दिया, और एससी में सिर्फ आपको 2 ही दिखे कि उनके प्रतिनिधियों को आपने बिल्कुल सीमित कर दिया। जो बड़े नेता 2 आपके साथ सालों से काम कर रहे हैं उनको मंत्री बना दिया, जी परमेश्वर जैसे लोगों को। एसटी वर्ग से 1 ही मंत्री बनाने की आपने कैसे सोच ली? अगर सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व 30% है तो 30% से आप चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन उसी 30% के आधार पर आप 30% ही उनको मंत्रिमंडल में जगह देते। और जब चीफ मिनिस्टर आप एक रेड्डी को बनाए हो तो कम से कम मंत्रियों में इस वर्ग की और सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व को कम करो, क्योंकि एक मुख्यमंत्री ये 4 मंत्री के बराबर होता है। जब मुख्यमंत्री ही लीडर ही बना दिया आपने रेड्डी कम्युनिटी से, तो दूसरे वर्ग को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए। हरियाणा में ये तो इनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहा है कि हमने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया, ओबीसी वर्ग के लिए आपने क्या किया, ये तो हरियाणा के हार के बाद सामने आया। लेकिन
पूरे देश में जहां जहां राहुल गांधी ये बार बार जिक्र करते हैं कि सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हर पद पर, हर राज्य में और केंद्र में ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए बेहतर तरीके से। तो आपको अपने जहां सरकारें हैं वहां भी इसको लागू किया जाना चाहिए। आप हिमाचल में क्यों लागू नहीं कर रहे, तेलंगाना में क्यों नहीं कर रहे, कर्नाटक में क्यों नहीं कर रहे? तो इस बात को लेकर कांग्रेस का जो ओबीसी मोर्चा है, कांग्रेस का जो एससी एसटी मोर्चा है, उसके अंदर बात चल रही है कि हमें जानता कौन है। अगर बात करें अजय यादव की, अजय यादव ने यही बात कही कि हमें कौन जान रहा है, हम ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारी पहचान क्या है, पूरे साल हमारा इस्तेमाल कहां किया जाता है, सीडब्ल्यूसी में कितने ओबीसी लोग हैं, सीईसी जो केंद्रीय चुनाव समिति बनाते हैं लोग, उसमें कितने ओबीसी के लीडर रखते हैं। तो आप जब प्रदर्शित नहीं करोगे कि हमारे आसपास ओबीसी के लीडर जो हैं उसको हम भाव दे रहे हैं, तो ओबीसी के वोटर हैं वो आपके प्रति कैसे अट्रैक्ट होंगे। और जहां तक बात हरियाणा की है, तो हरियाणा में तो सीधे तौर पर दिख रहा था कि आप जाटों के समर्थन से हरियाणा की गद्दी लेना चाहते हो। तो फिर ये जो जीटी रोड का एरिया कहा जाता है, 36 बिरादरी की जहां बात होती है, अमित शाह ने अंतिम मीटिंग वहीं की थी और कहा था कि देखो हिंदुस्तान में हरियाणा एक अलग तरह की राजनीति चलाता है और हरियाणा में एक जाति विशेष का डोमिनेंस रहा है। अगर पूरे हरियाणा में जितने सीएम को देख लें तो एक भजन लाल को छोड़कर और जितने हैं वो सारे जाट लीडर हुए और भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई इनके साथ हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन दूसरे स्तर पर अगर देखें तो जितने सीएम रहे हैं वो जाट कम्युनिटी से आए और कांग्रेस ने 10 सालों तक हुड्डा को सीएम बनाया, वो भी जाट है, और आगे आप भी जाट सीएम ही देखोगे। यानी एक जाति विशेष का पूरा वर्चस्व हो जाएगा, आप लोगों की कोई औकात है ही नहीं हरियाणा में। तो लोगों के अंदर जो गुस्सा आया, अजय यादव के बेटे को भी हरा दिया। ये सोच रहे थे अहिरवार रीजन है, अहिर क्षेत्र है, यादवों की भूमिका है, तो ऐसे में हमें अपने बेटे को जिताने में आसानी होगी। लेकिन उनका बेटा भी हार गया तो वो भी हुड्डा के खिलाफ बोलने लगे कि हुड्डा के कारण ही यहाँ के यादवों ने भी वोट नहीं दिया। ये तो सामान्य सी बात है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो राहुल गांधी और मोदी में यही अंतर है। राहुल गांधी ने क्या किया, आपने यादव ओबीसी की बात की, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बनाने की आती है किसी स्टेट में बात, तो आप ओबीसी को देखना छोड़ देते हो, आप दलित को देखना छोड़ देते हो। उन्हीं राज्यों में जहां पर आपको लगता है दलित पॉपुलेशन इतना है जो कि आपको सत्ता तक पहुंचाता है, तो वहीं पर आप दलित लीडर को आगे बढ़ाते हो, नहीं तो बढ़ाते ही नहीं हो। एक उदाहरण दिया कि देखिए आप यादव को वोट लेना चाहते हैं, हरियाणा में भी यादव का वोट लेना चाहते हैं, और मोदी ने क्या किया, मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बना दिया। अब यादव मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव अगर हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश तक में चुनाव प्रचार करेंगे और मध्य प्रदेश में यादव इतने ज्यादा नहीं हैं कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, फिर भी यादव मुख्यमंत्री बनाए गए, तो फिर यादव क्यों नहीं उनके प्रति अट्रैक्ट होंगे कि भारतीय जनता पार्टी, देखो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ये बताओ कि इतने सालों में मध्य प्रदेश में कोई यादव मुख्यमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश में बनाया, बिहार में बनाया, नेशनल पार्टी की बात है। ये स्टेट पार्टी जो कि ओबीसी की पार्टियां ही बनी है, सपा, बसपा या फिर राजद, जदयू, ये सब ओबीसी कम्युनिटी की पार्टियां हैं, अलग अलग जातियों की पार्टियां बनाई गई, तो वहां तो बन सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, तो ये जो खुलासा है, जिस तरीके से उबले हैं अजय यादव, वो आगे राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ा करेगा, क्योंकि अभी कई ओबीसी के लीडर हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ बोलने वाले हैं और वो पार्टी भी छोड़ने वाले हैं। आगे की उनको लगने लगा है कि ओबीसी की राजनीति कभी भी कांग्रेस नहीं कर सकती, ओबीसी का लीडरशिप जो तैयार होगा वो भारतीय जनता पार्टी में ही होगा, राहुल गांधी सिर्फ बोल सकते हैं। इसलिए अभी इस्तीफों का दौर शुरू होगा, अजय यादव शुरुआत करेंगे, ये जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं वही शुरुआत करने वाले हैं और आगे कई और लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं। तेलंगाना
कर्नाटक, हिमाचल, हर जगह कांग्रेस के अंदर यही चीजें चल रही बिल्कुल, और उनके बयानों से भी यही लग रहा है कि वो राहुल गांधी का जल्द साथ छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में तो नुकसान हो गया, उसको वापस अब नहीं लाया जा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, कुछ दिनों के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन सर, आज जो दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक हुई है, 3 घंटे तक मंथन हुआ है, उसमें क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये 3 घंटे हो या 30 घंटे, इनके मंथन का कोई नतीजा नहीं निकलता। जिस तरीके से ये जल्दीबाजी में है, यानी कि आप हरियाणा पर मंथन करते हुए हरियाणा हार गए और उसके बाद हार के बाद भी आपने मीटिंग हरियाणा पर बुलाई। कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के बदले आपने उसको हतोत्साहित किया। अब महाराष्ट्र पर अचानक से राहुल गांधी आते हैं, कहते हैं इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ, हमें महाराष्ट्र में अपडेट लेना है कि क्या क्या चल रहा है। अपडेट महाराष्ट्र का क्या देंगे? अपडेट तो महाराष्ट्र का यही है कि वहां पर 4 गुटों में कांग्रेस बटी हुई है और ये चारों गुट एक दूसरे के खिलाफ है, उसी तरह जैसे हरियाणा में थे। ये गुटबाजी इसलिए चल रही है क्योंकि पहले इन लोगों ने ह्यूमिलिएट किया। जैसे बात अगर बाला साहब थोराट की होगी, बाला साहब थोराट का एक भांजा जो कि एमएलसी का चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़ने की कोशिश करता है और उनके पिता कहते हैं, यानी कि इनके बहनोई कहते हैं कि भाई हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे बदले हमारे बेटे को टिकट दे दिया जाए। वो नहीं दी जाती, कांग्रेस में और हंगामा खड़ा हो जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एमएलसी बन जाते हैं। उसके बाद बाला साहब थोराट को दरकिनार कर दिया जाता है, वो कई मीटिंगों से गायब हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि ये काम जो है वो चुनाव से पहले करेंगे स्ट्रेटजी, क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो भी महाराष्ट्र का एक पॉलिटिकल फैमिली है। अब दूसरी तरफ नाना पटोले हैं जो भारतीय जनता पार्टी में भी कभी थे, वो नाना पटोले कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि नाना पटोले बाहरी व्यक्ति को इतना भाव दे दिया गया है और हम लोगों को पीछे छोड़ा जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान इसलिए बात से परेशान है कि देखो, एक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान तो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसको ह्यूमिलिएट किया गया। हमें भी ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। पिछली सरकार बनी अघाड़ी की, उसमें हमें लो प्रोफाइल मिनिस्टर बना दिया गया। जो मुख्यमंत्री रह चुका है उसको लो प्रोफाइल मिनिस्ट्री दे दी गई। अब ऐसे में पृथ्वीराज चौहान भी नाराज चल रहे हैं और ये सब लोगों के बीच मंथन इसी बात को लेकर है कि क्रेडिट किसको मिलने वाला है। राहुल गांधी किसे क्रेडिट देना चाहते हैं? जैसे हरियाणा में हुआ, राहुल गांधी ने पूरा दांव हुड्डा के ऊपर खेला, तो उसके बाद शैलजा को भी, सुरजेवाला को भी ये लगने लगा कि भाई अगर हरियाणा का चुनाव कांग्रेस जीत भी जाती है, हुड्डा के अलावा क्रेडिट लेने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। मुख्यमंत्री के दौड़ में भी यही रहेगा। तो महाराष्ट्र में बिखरा हुआ है और इन लोगों ने जो मीटिंग की है उसमें साफ तौर पर एक ही बात कही है कि देखो, किसी तरीके से सीट शेयरिंग का फार्मूला महाराष्ट्र से आप लोग दिल्ली भेजोगे और अगर ये गठबंधन सही दिशा में नहीं चला तो ऐसे हरियाणा तो गया ही है, अब महाराष्ट्र भी जाने वाला है। इसलिए आप लोगों को सेल्फ इंटरेस्ट में फैसले नहीं लेने हैं। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि पार्टी हित के बारे में सोचना चाहिए, खुद के बारे में नहीं, जबकि वो खुद के बारे में ही सोचते हैं, पार्टी हित पर कोई चर्चा ही नहीं करते। तो दूसरे नेताओं को ये सलाह दे रहे हैं पार्टी हित में सब एकजुट हो जाओ, लेकिन सबका सेल्फ इंटरेस्ट है। अगर लीडरशिप ही इतना कमजोर है तो नीचे के स्तर पर क्या होगा? इसलिए इस 3 घंटे की मीटिंग में भी 3 ही बातों पर चर्चा हुई कि चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास संगठन अपने हैं कि नहीं। अगर उद्धव ठाकरे बाहर आते हैं और फिर नेचुरल अलायंस जो एनसीपी और कांग्रेस है, ये दोनों पार्टियां ही चुनाव लड़ती है, तो हमें कितने सीटों पर दावेदारी करनी चाहिए। और उसके बाद तीसरा मुद्दा यही कि इन सब के बीच कांग्रेस को, यानी कि वहां के सारे लीडर को एकजुट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसकी रिपोर्ट दो, क्योंकि इस बार बगावत नहीं चाहिए महाराष्ट्र के अंदर। ये 3 फरमान देके भेजा गया है। अब देखते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में कैसे हो पाता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी ओबीसी कार्ड खेलते हैं, पर उनका असली चेहरा उन्हीं के नेता खोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में आखिर क्या चल रहा है ये अब किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ना किसी का सम्मान करती है और ना ही कांग्रेस पार्टी में किसी की अहमियत है। जो हाल कांग्रेस का है उससे कहना गलत नहीं होगा कि अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। महाराष्ट्र को लेकर हालांकि कांग्रेस रणनीति तो बना रही है, पर देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की रणनीति का चुनाव में फायदा होगा या फिर नहीं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।